परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिमुलेशंस बेसिक में आपका स्वागत है। मैं सुरजीत कक्कड़ और ये सेशन आपको प्रिपेयर करेगा हमारे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिमुलेशंस रूम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.surjitkakkar.com विज़िट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप कुछ समय निकाल के ये डिस्क्लोजर ज़रूर पढ़ें। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन बेसिक पार्ट 3 में हम सीखेंगे जोन्स आइडेंटिफाई करना, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, कर्व एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और एक्शन ग्रिड। तो आइए जोन्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इससे हम स्टार्ट करते हैं। चाहे हम डिमांड जोन या सप्लाई जोन आइडेंटिफाई कर रहे हों, इसके लिए हम 5 स्टेप्स अप्लाई करेंगे। पहले हम डिमांड जोन पे ये 5 स्टेप्स अप्लाई करना सीखते हैं। डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने के लिए हम करंट मार्केट प्राइस से स्टार्ट करते हैं और करंट मार्केट प्राइस से स्टार्ट करते हुए हम नीचे की तरफ देखेंगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि जब भी हम ख़रीदना चाहते हैं हम करंट प्राइस से सस्ता ख़रीदना चाहेंगे, जिसके लिए हमारा डिमांड जोन हमेशा करंट प्राइस के नीचे होगा। तो करंट प्राइस के नीचे देखते हुए लेफ़्ट साइड जाते हुए कैंडल्स को बिना कट करते हुए हम ब्लू कलर की कैंडल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ये ब्लू कलर की कैंडल्स हमारी बेसिंग रिप्रेजेंट करती है। इस एग्जाम्पल में हमने बोरिंग कैंडल इंडिकेटर अप्लाई करा हुआ है, इसलिए हमारी बोरिंग कैंडल्स ब्लू कलर में हैं। नीचे देखते हुए जब हम लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो ये 2 कैंडल्स हमारी बेसिंग कैंडल्स हैं। बेसिंग कैंडल्स आइडेंटिफाई करने के बाद हम अपनी लेग इन और लेग आउट को आइडेंटिफाई करेंगे। बेसिंग कैंडल के जो लेफ़्ट साइड पे एक्साइटिंग कैंडल होता है वो हमारा लेग इन कैंडल होता है, और बेसिंग कैंडल के जो राइट साइड पे एक्साइटिंग कैंडल होता है वो हमारा लेग आउट कैंडल होता है। किसी भी जोन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लेग इन, बेसिंग और लेग आउट्स, जो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। लेग इन, बेसिंग और लेग आउट आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम ये देखेंगे कि ये पैटर्न कौन सा है। अगर आप इस पैटर्न में देखें तो आपका लेग इन जो है वो ड्रॉप है और आपका लेग आउट जो है वो रैली है, जिसका मतलब हमने ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया है। ड्रॉप बेस रैली जो कि एक डिमांड का पैटर्न है, ये आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम अपनी प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। एक ड्रॉप बेस रैली में प्रॉक्सिमल लाइन बेसिंग की हाईएस्ट बॉडी से होती है और एक ड्रॉप बेस रैली में डिस्टल लाइन इस ड्रॉप बेस रैली की सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है। यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ करने के बाद हमारा डिमांड जोन आइडेंटिफाई हो गया। ऐसे ही सप्लाई को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये 5 स्टेप्स अप्लाई करेंगे। डिफरेंस सिर्फ ये रहेगा, डिमांड में हम नीचे देख रहे थे, सप्लाई के लिए हम जोन ऊपर ढूंढेंगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि हम सप्लाई पे बेचते हैं, हम हमेशा करंट प्राइस से महंगा बेचना चाहेंगे। तो फिर से हम करंट प्राइस से स्टार्ट करते हैं। करंट प्राइस से ऊपर और लेफ़्ट में देखते हुए हम अपनी बेसिंग कैंडल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। बेसिंग कैंडल्स जो कि हमारी बोरिंग कैंडल्स होती है, वो आइडेंटिफाई होने के बाद हम अपनी लेग इन और लेग आउट को आइडेंटिफाई करेंगे। बेसिंग कैंडल के जो लेफ़्ट साइड पे एक्साइटिंग कैंडल होता है उसको लेग इन कहते हैं, और बेसिंग कैंडल के जो राइट हैंड साइड पे एक्साइटिंग कैंडल होता है उसे लेग आउट। लेग इन, बेसिंग और लेग आउट आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पास जोन के 3 कंपोनेंट्स हैं। अब ये कंपोनेंट्स यूज़ करते हुए हम देखेंगे ये पैटर्न कौन सा है। क्योंकि हमारा लेग इन ड्रॉप है और हमारा लेग आउट भी ड्रॉप है, ये पैटर्न ड्रॉप बेस ड्रॉप का पैटर्न हुआ जो कि सप्लाई का पैटर्न है। अब इस ड्रॉप बेस ड्रॉप पे हम अपनी प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। एक ड्रॉप बेस ड्रॉप में आपकी प्रॉक्सिमल लाइन बेसिंग की लोएस्ट बॉडी होती है और आपकी डिस्टल लाइन इस ड्रॉप बेस ड्रॉप की हाईएस्ट हाई अपने लेग इन को इग्नोर करते हुए होती है। और इन रूल्स को यूज़ करते हुए अब हमने अपना सप्लाई जोन मार्क कर दिया। याद रखिए कि जब भी हम डिमांड और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करते हैं, डिमांड और सप्लाई आइडेंटिफाई करने के समय हम कभी भी कैंडल्स को कट नहीं करते। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये मेरा करंट प्राइस है। डिमांड के लिए मैं करंट प्राइस से नीचे और लेफ़्ट में देखता हूँ। अगर मैं नीचे और लेफ़्ट में देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे इस रैली बेस रैली का पैटर्न है, मगर इस रैली बेस रैली को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं इन कैंडल्स को कट करते हुए आया। ये आप देख सकते हैं इस कैंडल का विक कट करते हुए मैं पीछे गया और ये कट करना अलाउड नहीं होता। ऐसे ही अगर आप इस ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न देखेंगे,
इस पैटर्न के लिए भी मैं इस विक को कट करते हुए इस पैटर्न तक पहुंच रहा हूं, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जब भी हम डिमांड और सप्लाई आइडेंटिफाई करेंगे, कोई भी कैंडल कटिंग नहीं होना चाहिए। जिसका मतलब इस चार्ट पे अगर मेरे को डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है तो वो डिमांड जोन यहाँ से नीचे आते हुए, क्योंकि हम इस कैंडल को कट नहीं कर सकते, हमको इसके नीचे देखना पड़ेगा और ये रैली बेस रैली मेरा डिमांड जोन का पैटर्न रहेगा जो मैंने बिना कोई कैंडल कट करते हुए आइडेंटिफाई करा। ऐसे ही अगर आप सप्लाई देखेंगे, सप्लाई के लिए क्योंकि हम ऊपर और लेफ़्ट जाते हैं, हम बिना कट करे हुए ऊपर जाएंगे। अगर मैं यहाँ से ऊपर और लेफ़्ट जाता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक ड्रॉप बेस ड्रॉप है, मगर इस ड्रॉप बेस ड्रॉप के लिए मैं इन कैंडल्स को कट करते हुए पीछे गया जो अलाउड नहीं है। ऐसे ही मेरे पास ये रैली बेस ड्रॉप का पैटर्न है और इसके लिए भी मुझे इन कैंडल से कट करते हुए पीछे जाना पड़ा जो कि अलाउड नहीं होता। जिसका मतलब अगर इस चार्ट पे मुझे कोई सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना है तो वो सप्लाई जोन बिना कैंडल को कट करते हुए ये रैली बेस ड्रॉप होगा, जिसको मैं यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी आप कोई डिमांड जोन या सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करते हैं, वो आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी कैंडल को कट नहीं करना है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पार्ट 2 में हमने समझा कि हम अपनी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम हायर टाइम फ्रेम HTF जो कि डिमांड और सप्लाई कर्व आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम या ITF जो कि ट्रेंड एनालिसिस के लिए यूज़ करा जाता है, और लोअर टाइम फ्रेम LTF जो डिमांड और सप्लाई आपकी एंट्रीज और एग्जिट्स आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करा जाता है। ऐसे ही जब हम ट्रेड करते हैं, हमारे ट्रेड के 4 अलग अलग पर्पस हो सकते हैं। पहला पर्पस मंथली इनकम ट्रेड या MIT, दूसरा वीकली इनकम ट्रेड या WIT, तीसरा डेली इनकम ट्रेड या DIT और चौथा आर्ली इनकम ट्रेड या HIT। MIT का मतलब ये है ऐसा ट्रेड जो कुछ महीने के लिए लास्ट कर सकता है। WIT का मतलब ऐसा ट्रेड जो कुछ हफ्तों के लिए चल सकता है। डेली इनकम ट्रेड ऐसा ट्रेड जो कुछ दिनों के लिए चल सकता है, और आरडी इनकम ट्रेड ऐसा ट्रेड जो कुछ घंटों के लिए चल सकता है। क्योंकि हम 4 अलग अलग पर्पस के लिए ट्रेड कर सकते हैं और हर एक पर्पस के लिए हमारे पास 3 अलग अलग टाइम फ्रेम्स होंगे, तो सवाल ये आता है कि कौन सा टाइम फ्रेम किस चीज़ के लिए यूज़ करा जाएगा। मंथली इनकम ट्रेड एक ऐसा ट्रेड होता है जो कुछ महीनों के लिए चल सकता है, इसलिए मंथली इनकम ट्रेडर के लिए हमारा हायर टाइम फ्रेम मंथली चार्ट होगा, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम उससे एक टाइम फ्रेम छोटा जो कि वीकली हो गया, और लोअर टाइम फ्रेम डेली होगा। ऐसे ही वीकली इनकम ट्रेडर के लिए, क्योंकि ये ट्रेड कुछ हफ्तों के लिए चल सकता है, मेरा हायर टाइम फ्रेम वीकली, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम डेली और लोअर टाइम फ्रेम 60 मिनट्स चार्ट रहेगा। डेली इनकम ट्रेड एक ऐसा ट्रेड जो कुछ दिनों के लिए चल सकता है, मेरा हायर टाइम फ्रेम डेली, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम 60 और लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स रहेगा। और ऐसे ही आर्ली इनकम ट्रेड मतलब कि ऐसा ट्रेड जो कुछ घंटों के लिए चल सकता है, उसमें हायर टाइम फ्रेम 60 मिनट, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम 15 मिनट्स और लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट्स रहेगा। याद रखिए, जब भी हम हायर टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, हायर टाइम फ्रेम सिर्फ कर्व एनालिसिस के लिए यूज़ करा जाएगा। ऐसे ही इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस के लिए यूज़ करा जाएगा, और लोअर टाइम फ्रेम आपका SET के लिए यूज़ करा जाएगा, जिसका मतलब है स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट। तो अब समझते हैं कि कर्व एनालिसिस क्या होता है। कर्व एनालिसिस से हमको ये पता लगता है कि कब हमको बेयरिश या बुलिश मोड में होना चाहिए। कर्व एनालिसिस के लिए हम अपने हायर टाइम फ्रेम पे नियरेस्ट और फ्रेश डिमांड और सप्लाई जोन ढूंढते हैं, मतलब कि मेरे करंट प्राइस से जो सबसे नज़दीक फ्रेश डिमांड और सप्लाई जोन होगा, उसको हम कर्व एनालिसिस के लिए यूज़ करेंगे, और वो डिमांड और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको प्रॉक्सिमल से प्रॉक्सिमल लाइन तक 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कर्व एनालिसिस हमको ये बताता है कि कब हमको बुलिश या बेरिश मोड में होना चाहिए, क्योंकि जब प्राइस बहुत ऊपर चला गया उस टाइम हमको ख़रीदार नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर अब आप ख़रीदेंगे आप महंगे भाव पे ख़रीदेंगे। ऐसे ही अगर प्राइस बहुत नीचे जा चुका है तो नीचे जाने के बाद हमको नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप बेचेंगे तो आप सस्ते भाव पे बेचेंगे, और ये 2 मिस्टेक सिर्फ नौसिखिए करते हैं, हम ये मिस्टेक नहीं करेंगे।
जैसा कि हमने समझा कि कर्व एनालिसिस के लिए फ्रेश डिमांड और फ्रेश सप्लाई लेवल यूज़ करा जाता है, आइए समझते हैं फ्रेश लेवल क्या होता है। फ्रेश लेवल एक ऐसा लेवल होता है जिसके फॉर्म होने के बाद प्राइस अभी तक उस जोन में वापस नहीं आया। जैसे आप इस लेफ्ट एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमारे पास एक सप्लाई जोन है जो कि रैली बेस्ड ड्रॉप है और अभी तक प्राइस इस जोन में वापस नहीं आया। जब प्राइस इस जोन में वापस आए वो पहली बार आए, जिसका मतलब ये जोन हमारा फ्रेश जोन था। जो राइट साइड पे एग्जाम्पल है उसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस जब वापस आया, प्राइस एक बार आ चुका था और ये दूसरी बार वापस आ रहा था। इस जोन को हम टेस्टेड जोन बोलेंगे। कर्व एनालिसिस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम टेस्टेड जोन कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम हमेशा फ्रेश जोन ही इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखते हैं। क्योंकि हमारा कर्व हमेशा फ्रेश और सबसे क्लोजेस्ट डिमांड और सप्लाई जोन होगा और वो आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको प्रॉक्सिमल से प्रॉक्सिमल लाइन तक 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर हम करंट प्राइस से स्टार्ट करते हैं और ऊपर देखते हैं तो हमारे पास ये रैली बेस्ड ड्रॉप का पैटर्न है जो कि सप्लाई जोन है। ऐसे ही करंट प्राइस से अगर हम नीचे देखते हैं, हमारे पास ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न है जो कि डिमांड जोन होता है। अब ये दोनों जोन नियरेस्ट भी हैं करंट प्राइस से और फ्रेश भी हैं। क्योंकि हमने नियरेस्ट और फ्रेश डिमांड और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई कर लिए हैं, अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम प्रॉक्सिमल लाइन से प्रॉक्सिमल लाइन तक 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने से हमारा कर्व एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है और इस कर्व एनालिसिस से अब हमको ये पता चलता है कि हमारा वेरी लो ऑफ द कर्व क्या है, हमारा लो ऑफ द कर्व क्या है, इक्विलिब्रियम या मिडल ऑफ द कर्व क्या है, हाई ऑफ द कर्व क्या है और वेरी हाई ऑफ द कर्व क्या है। कर्व एनालिसिस हमको ये समझाता है कि किस टाइम पे हमको क्या एक्शन लेना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसको अपना कर्व मानते हैं और अभी प्राइस यहाँ पे है, तो क्या आप इस प्राइस पे ख़रीदना चाहेंगे? मेरे को पूरा यकीन है कि आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये प्राइस बहुत एक्सपेंसिव प्राइस है और यहाँ से अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस नीचे जा सकता है। ऐसे ही अगर प्राइस कुछ ऐसा कर रहा है, क्या आप इस प्राइस पे सेलर बनना चाहेंगे? मुझे फिर यकीन है आपका जवाब होगा नहीं। तो कर्व एनालिसिस का यही फ़ायदा है कि कर्व एनालिसिस से हमको समझ आता है कि कब हमको बुलिश होना चाहिए और कब बेरिश। क्योंकि प्राइस जब बहुत ऊपर जा चुका होता है तब खरीदने का भाव नहीं होता और ऐसे ही जब प्राइस बहुत नीचे जा चुका होता है वो बेचने का भाव नहीं होता। कर्व एनालिसिस के बाद हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। तो आइए समझें कि ट्रेंड एनालिसिस कैसे किया जाता है। ट्रेंड आपको ये समझने में मदद करता है कि स्टॉक या मार्केट किस डायरेक्शन में अभी मूव कर रही है। सिंपल टर्म्स में ट्रेंड जो होता है वो प्राइस का हायर टाइम फ्रेम डिमांड और हायर टाइम फ्रेम सप्लाई के बीच में जो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं। ट्रेंड की मदद से ट्रेडर्स पैसा बना सकते हैं, क्योंकि ये जो मूव होता है हमारी एंट्री के बाद मार्केट में होता है, जिसकी वजह से हम पैसा बना सकते हैं। इसको करने के 2 तरीके हैं। या तो ट्रेंड चालू होने से पहले आप ट्रेड में एंटर करिए, या फिर एक ट्रेंड जो पहले ही चालू हो चुका है उसमें आप एंटर कर सकते हैं जब तक कि आपकी लोकेशन कर्व पे करेक्ट है। आइए इन दोनों चीज़ों को एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने कहा ट्रेंड जो होता है वो हायर टाइम फ्रेम डिमांड और हायर टाइम फ्रेम सप्लाई के बीच की मूवमेंट को कहते हैं। मान लेते हैं कि प्राइस का ट्रेंड अप है। अगर प्राइस अब एक सप्लाई एरिया पे टच होएंगे तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे जाना शुरू हो जाना चाहिए, मतलब कि वो अप ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। और ऐसे ही प्राइस जब नीचे आता है और किसी डिमांड जोन को हिट करता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपका जो ट्रेंड होता है वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई के बीच की मूव को ही कहते हैं। ऐसे ही अगर हम अप ट्रेंड पे हैं, क्योंकि हम वेरी हाई ऑफ द कर्व हैं और यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए नया ट्रेंड चालू होने से पहले ही हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। अगर वो ट्रेंड चालू हो गया तो हम इस नए ट्रेंड को ज्वाइन करके भी पैसा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जब तक कि हमारी लोकेशन कर्व पे करेक्ट है। जैसे इस एग्जाम्पल में अभी भी हम महंगे भाव पे हैं जहाँ पे बेचा जा सकता है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूड रहेगा जब तक प्राइस वेरी लो ऑफ द कर्व नहीं पहुँचते। ट्रेंड एनालिसिस के लिए हम प्राइस के टर्निंग पॉइंट्स को यूज़ करते हैं, जिसे पिवट पॉइंट्स कहते हैं।
ये पिवट पॉइंट्स हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। अप ट्रेंड जो होता है वो हायर लो और हायर हाई से बना होता है, डाउन ट्रेंड लोअर हाइज और लोअर लो से, और साइडवेज ट्रेंड में हमारे पास लगभग सेम हाइज और सेम लोज होते हैं। तो आइए समझते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस कैसे किया जाता है। ट्रेंड एनालिसिस के लिए हम करंट प्राइस से स्टार्ट करते हैं और प्राइस के फ्लो को देखते हुए हम रीसेंट 2 हाइज और रीसेंट 2 लोज को आइडेंटिफाई करते हैं। ये आपका सबसे रीसेंट हाई है। यहाँ से प्राइस ऊपर गया और इससे पहले प्राइस नीचे आ रहा था, मतलब कि ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहाँ से मार्केट में लो क्रिएट हुआ और प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गए। तो हमने एक लो भी आइडेंटिफाई कर लिया। ऐसे ही इस अप मूव के बाद प्राइस नीचे गया था जो कि हमारा पिछला हाई है, और ऐसे ही इस डाउन मूव के बाद प्राइस ऊपर गया था जो कि हमारा इससे पहले का लो है। 2 हाइज और 2 लोज आइडेंटिफाई करने के बाद हम सबसे रीसेंट हाई को पिछले हाई से कंपेयर करते हैं, और अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो सबसे रीसेंट हाई है वो हायर हाई है। ऐसे ही हम सबसे रीसेंट लो को पिछले लो के साथ कंपेयर करते हैं और हम देख सकते हैं कि हमारा रीसेंट लो हायर लो है। तो जब भी आपको चार्ट पे हायर लो के बाद हायर हाई दिखता है, इसको हम टेक्निकली अप ट्रेंड कहते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये हमारा सबसे रीसेंट लो है। इससे पहले प्राइस नीचे आ रहा था और उससे पहले ऊपर जा रहा था, तो ये हमारा टर्निंग पॉइंट हुआ जहाँ पे प्राइस ने एक हाई बनाया। ऐसे ही पहले प्राइस नीचे आया जिसके बाद ऊपर गया, जिससे हमारे को एक और लो मिल गया। अब हमारे पास 2 लोज हैं, हमको दूसरा हाई चाहिए। इस अप मूव के बाद प्राइस नीचे आया जिससे हमारे को हमारा दूसरा हाई भी मिला। अब 2 हाइज और 2 लो आइडेंटिफाई करने के बाद हम सबसे रीसेंट हाई को पिछले हाई के साथ कंपेयर करते हैं और रीसेंट हाई हमारा लोअर हाई है। ऐसे ही सबसे रीसेंट लो को हम पिछले लो के साथ कंपेयर करते हैं और सबसे रीसेंट लो हमारा लोअर लो है, जिसका मतलब ये कि चार्ट पे हमारे पास लोअर हाई के बाद लोअर लो है और इसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। इस लास्ट एग्जाम्पल में हम फिर से करंट प्राइस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक लो है, मगर प्रॉब्लम ये है कि इस लो को अभी आप हायर लो कहेंगे। लेकिन अगर फ्यूचर में अगली कैंडल नीचे चली जाती है तो ये लो हमारा लोअर लो भी हो सकता है। क्योंकि ये लो अभी तक कंफर्म्ड हायर लो या लोअर लो नहीं है, हम इसको इग्नोर करते हुए पीछे के 2 हाइज और 2 लोज आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ से प्राइस नीचे आया, इससे पहले ऊपर जा रहा था, तो ये मेरा पहला हाई हुआ। ऐसे ही प्राइस नीचे आने के बाद ऊपर गया जिससे हमारे को हमारा लो मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर गया और नीचे आया तो हमारे को 2 हाइज और 1 लो मिल गया, और इससे पहले प्राइस नीचे आके ऊपर गया तो ये हमारा पिछला लो था। अब 2 हाइज और 2 लोज आइडेंटिफाई होने के बाद हम सबसे रीसेंट हाई को पिछले हाई के साथ कंपेयर करेंगे और इस एग्जाम्पल में ये लोअर हाई है। ऐसे ही हम सबसे रीसेंट लो को पिछले लो के साथ कंपेयर करेंगे और इस एग्जाम्पल में ये हायर लो है। तो अभी आप प्राइस चार्ट पे देख सकते हैं कि हमारे पास हायर लो के बाद लोअर हाई है, जो ना कि अप ट्रेंड की डेफिनेशन है और ना ही डाउन ट्रेंड की, जिसका मतलब ये कि इस चार्ट पे अभी जो ट्रेंड है इसको साइडवेज कहा जाएगा। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिमुलेशंस एडवांस में एक और एडवांस तरीका सिखाया जाएगा जिसमें हम डिमांड और सप्लाई जोन्स को यूज़ करते हुए ट्रेंड का एनालिसिस कर सकते हैं, और इस तरह के एनालिसिस को हम प्रोजेक्टेड ट्रेंड एनालिसिस कहेंगे। क्योंकि अब हमें कर्व एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और जोन्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं ये तीनों चीज़ें मालूम हैं, तो आइए इन तीनों को अप्लाई करके हमारा एक्शन क्या होना चाहिए वो समझते हैं। एक्शन ग्रिड हमें ये बताता है कि हमको क्या एक्शन लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। इस एक्शन ग्रिड पे हमारे पास तीनों टाइम फ्रेम से इनपुट्स आएंगे। पहला टाइम फ्रेम हमारे को हमारा कर्व एनालिसिस बताता है, जो कि वेरी हाई, हाई, इक्विलिब्रियम, लो या वेरी लो हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे को हायर टाइम फ्रेम से मिलता है। हायर टाइम फ्रेम कर्व एनालिसिस करने के बाद हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, और ट्रेंड हमारा या तो अप, डाउन या साइडवेज हो सकता है, और ये इन्फॉर्मेशन हमारे को इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम से मिलता है।
हायर टाइम फ्रेम और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के बाद हमारा आखिरी टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम होता है, जहाँ पे हम एंट्री के लिए अपने डिमांड और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन हमारे को लोअर टाइम फ्रेम से मिलता है। अब मान लेते हैं कि हमारा लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई एरिया जो है वो वेरी हाई ऑफ द कर्व है और हमारा ट्रेंड डाउन है। क्योंकि सप्लाई पे हम बेचते हैं, वेरी हाई ऑफ द कर्व हमको बेचना चाहिए और डाउन ट्रेंड में भी हमको बेचना चाहिए, तो इस सप्लाई जोन पे हमारा एक्शन होगा शॉर्ट करने का। ऐसे ही साइडवेज ट्रेंड में, क्योंकि ना साइडवेज ट्रेंड से हमारे ट्रेड में प्रोबेबिलिटी ऐड हो रहा है ना ही रिमूव हो रहा है, तो सप्लाई पे हमको बेचना चाहिए, वेरी हाई ऑफ द कर्व हमको बेचना चाहिए, और साइडवेज ट्रेंड से क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम नहीं हो रहा, हम इस पे सेल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारा सप्लाई जोन वेरी हाई ऑफ द कर्व है, सप्लाई मतलब बेचना चाहिए, वेरी हाई ऑफ द कर्व मतलब बेचना चाहिए, मगर ट्रेंड अप ट्रेंड है मतलब कि हमको खरीदना चाहिए। बट क्योंकि हमारा लोकेशन वेरी हाई ऑफ द कर्व है और हम ये समझते हैं वेरी हाई ऑफ द कर्व पे एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए हमारा एक्शन शॉर्ट का ही रहेगा। ऐसे ही अगर आपका सप्लाई जोन हाई ऑन द कर्व है और आपका ट्रेंड डाउन है, हाई ऑन द कर्व महंगा भाव जहाँ पे हमको बेचना चाहिए, सप्लाई जोन हमको बेचना चाहिए और डाउन ट्रेंड में भी हमको बेचना चाहिए, तो हमारा एक्शन होगा टू गो शॉर्ट। ऐसे ही साइडवेज ट्रेंड में ना तो कोई प्रोबेबिलिटी ऐड हो रहा है ना ही रिमूव, इसलिए सप्लाई पे बेचना चाहिए, हाई ऑफ द कर्व बेचना चाहिए, हमारा एक्शन शॉर्ट रहेगा। अब अप ट्रेंड में, क्योंकि ये अप ट्रेंड वेरी हाई ऑफ द कर्व तक कंटिन्यू हो सकता है और वेरी हाई ऑफ द कर्व से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रेंड चेंज होगा, इसलिए हम इस सप्लाई जोन पे कोई एक्शन नहीं लेंगे। इक्विलिब्रियम लोकेशन में ना तो हम डिमांड के पास हैं ना ही सप्लाई के पास, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऐड करने के लिए हम हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे, मतलब कि डाउन ट्रेंड पे हम बेच सकते हैं और साइडवेज और अप ट्रेंड में हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। लो ऑन द कर्व और वेरी लो ऑन द कर्व एक ऐसा लोकेशन होता है जहाँ पे हम डिमांड के पास हैं, जिसका मतलब अगर हम इस लोकेशन पे बेचेंगे तो हम जो मिस्टेक नौसिखिए करते हैं हम वो सेम मिस्टेक करेंगे कि भाव नीचे जाने के बाद अब हम सस्ता बेच रहे हैं। इसलिए ट्रेंड चाहे कुछ भी हो, लो ऑफ द कर्व हम कभी भी सेल नहीं करते, ऐसे ही वेरी लो ऑफ द कर्व हम कभी भी सेल नहीं करते। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिमांड जोन है और वो डिमांड जोन वेरी लो ऑफ द कर्व है। डिमांड पे हमको हमेशा खरीदना चाहिए, वेरी लो ऑफ द कर्व भी खरीदना चाहिए, और क्योंकि हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में भी हमको खरीदना चाहिए, जिसका मतलब ये हमारा एक्शन इस डिमांड जोन पे रहेगा लॉन्ग पोजीशन लेने का। ऐसे ही साइडवेज ट्रेंड में, क्योंकि ट्रेंड से ना कोई प्रोबेबिलिटी ऐड हो रही है ना ही रिमूव, वेरी लो ऑफ द कर्व खरीदना चाहिए, डिमांड जोन पे खरीदना चाहिए, तो इस डिमांड जोन पे हमारा एक्शन होगा लॉन्ग। और ऐसे ही अगर ट्रेंड डाउन है, क्योंकि हम वेरी लो ऑफ द कर्व हैं और वेरी लो ऑफ द कर्व एक डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, हमारा एक्शन रहेगा खरीदने का या लॉन्ग पोजीशन लेने का। लो ऑफ द कर्व अप ट्रेंड में हम खरीद सकते हैं, क्योंकि लो ऑफ द कर्व सस्ता भाव खरीदना चाहिए, अप ट्रेंड खरीदना चाहिए और डिमांड जोन पे हमेशा खरीदना चाहिए, तो एक्शन है लॉन्ग। ऐसे ही साइडवेज ट्रेंड में ना तो प्रोबेबिलिटी ऐड हो रही है ना ही रिमूव, सस्ते भाव पे लो ऑफ द कर्व डिमांड जोन पे हम खरीद सकते हैं या लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेंड डाउन है, हम इस डिमांड जोन पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है वेरी लो ऑफ द कर्व तक, क्योंकि वेरी लो ऑफ द कर्व ही ऐसा लोकेशन है जहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। जब आपका डिमांड जोन इक्विलिब्रियम लोकेशन पे होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम लोकेशन में ना आप डिमांड के पास हैं ना सप्लाई के, ट्रेंड के साथ ट्रेड करने से प्रोबेबिलिटी ऐड होता है, इसीलिए अप ट्रेंड में हम खरीदेंगे या लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, साइडवेज और डाउन ट्रेंड में हम डिमांड जोन यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम हाई ऑफ द कर्व या वेरी हाई ऑफ द कर्व खरीदते हैं तो हम वही मिस्टेक कर रहे हैं जो नौसिखिए करते हैं, प्राइस ऊपर जाने के बाद अब हम महंगा खरीद रहे हैं, जो हम कभी भी नहीं करना चाहेंगे। इसलिए कोई भी ट्रेंड हो हाई ऑन द कर्व हम कभी डिमांड पे नहीं खरीदते, ऐसे ही कोई भी ट्रेंड हो वेरी हाई ऑफ द कर्व हम कभी भी नहीं खरीदते। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए आप अपने क्वेश्चन ज़रूर तैयार रखें। मैं सुरजीत कक्कड़, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं पार्ट 4 में।